Hello, all dear students. Welcome to the MPGK class for Assistant Engineer MPPSC एग्जामिनेशन जो आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कराता है। आज से हम आपकी क्लासेस शेड्यूल कर रहे हैं, यानी कि उसे शेड्यूल पर स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश ये है कि हमारा जो टारगेट रहे वो तकरीबन 6 हफ्तों का रहे, 6 वीक्स। ऑलमोस्ट आप 1.5 महीने का मान के चल सकते हो, जिसमें हम अलग अलग तरीके से इसको पूरा देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो हम आज की क्लास में सबसे पहला पार्ट सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में सिलेबसेस क्या क्या है। तो उस इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जो अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो सबसे पहला तो हिस्ट्री एंड कल्चर, आपका इतिहास और संस्कृति है। क्लास में शामिल जो भी बच्चे हैं वो चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों को बाइलिंगुअली लेकर के साथ में चलूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस अगर आती भी है तो नीचे आपको नंबर दिखाई देंगे, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए तैयार रहूंगा हमेशा, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री एंड कल्चर रहेगा इसमें मेजरली। हम तो ओरिजिन से ही एमपी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का एक बेस बनाना जरूरी होता है। तो उसमें 1 या 2 दिन की क्लास हम लोग डिवोट हमेशा करते ही करते हैं, 1 या 2 घंटे डिवोट करते ही करते हैं, है ना। बट बेसिकली आपका जो सिलेबस ओरिएंटेड है, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मेजर प्रिंसली स्टेट्स आते हैं या फ्रीडम मूवमेंट से आते हैं, या कि फिर जो लोक संस्कृतियां या लोक कलाएं हैं, फोक आर्ट्स जो हिस्टोरिकल हैं, उनसे आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो एमपी में आपका जो भूगोल है यानी ज्योग्राफी है, वहां से आपकी रिवर्स पर क्वेश्चन आता है। अब माउंटेन्स भी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं इस बार, तो अरावली भी, और अरावली का जो आप देखोगे वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी ईस्टर्न पार्ट है, वो एमपी में ही आता है। जो गुरु शिखर और माउंट आबू के यहाँ से आने वाला रीजन है, धार जिले तक अरावली का फैलाव देखा जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट है, फिर आपका मिनरल्स है, इसके बाद क्लाइमेट है। तो ये सारी चीजें, ऊर्जा एनर्जी है, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका नए सिलेबस अभी रिसेंटली अपडेट हुए थे कुछ टाइम पहले, उसमें जनजातियों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, यानी ट्राइब्स जो हैं उन पर बहुत ज्यादा ही फोकस कर लिया गया है। ट्राइब्स को हम टू जो इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ एमपीजीके में जो सिलेबस बढ़ता जा रहा है और इनसे क्वेश्चंस आते हैं 100%। और ट्राइब्स में प्रॉब्लम क्या है कि उनसे हमारा लिंकअप नहीं होता है। जो लोग ट्राइब से आते हैं उनका भी इतना ज्यादा उनके डीप कल्चर में स्टडी से लिंकअप नहीं होता। रीजन ये है कि अगर कोई बच्चा भील जनजाति से आ रहा है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा है तो दैट इज ओके, बट उसको भारिया या के फिर बैगा या के फिर गोंड या के फिर कोरकू या के फिर सहरिया के बारे में नहीं पता होता। तो बेसिकली अब एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जनजातियां तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जाहिर सी बात है। कारण भाई 46 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स आर रिसाइडिंग इन एमपी ओनली। तो एमपी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ ट्राइब्स एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स को अपने यहाँ पर कंजर्व करके रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मध्य प्रदेश के संबंध में परीक्षाओं की बात आती है तो 100% यू हैव टू स्टडी द ट्राइबल कल्चर, द ट्राइबल आर्ट्स एंड द ट्राइबल ओरिजिन्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन योर सिलेबस, है ना। तो वो तो सभी है ही है। देन आप इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में देखेंगे मध्य प्रदेश की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, उसका क्या सिनेरियो है, ये अपडेटेड पार्ट में चलेंगे, ठीक है। सारी चीज हम इसमें खत्म करने वाले हैं, आपकी इस क्लास में खत्म करने वाले हैं। पहली चीज तो आप मुझे ये बोल दें, सभी लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक। चलो, अब आगे की बात करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज कि जो एमपी है उसके बारे में आप जब पढ़ रहे हो तो सर क्लास के अलावा भी हमें कुछ करना है क्या। अब पहली चीज तो ये कि भाई मैं तो 100% अपना जो पूरा सामर्थ्य है वो इसी बात पे लगाऊंगा इस क्लास के अंदर, और जितने भी स्लाइड्स बनाऊंगा, क्योंकि अब तो स्लाइड्स वाला पार्ट आ गया, वो दिन हवा हो गए जब हम अपने दिमाग में रखी हुई यादों से पढ़ाते थे या खुद पढ़कर आते थे। अब तो बहुत सरलता है, आगे क्या करेंगे, ऑनलाइन है तो भाई आती है सरलता तो आ ही जाती है। तो हमारे लिए भी अच्छा है, खैर आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन बन जाता है क्लास में। बट जब इस सब के बाद भी, हमारी इतनी कोशिश के बाद भी, कहीं ना कहीं बच्चे को ऐसा लगता रहता है कि नहीं सर, एक सोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए, ताकि, क्योंकि आप तो 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले नहीं है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए कोई सोर्स तो हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाए जिससे हम पढ़ सकें। तो भैया उसके डिटेल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी जो स्लाइड्स रहेंगी उनमें जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूं वो आपको दी जाएंगी। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और जो कुछ इंपॉर्टेंट अलग चीजें होंगी, जैसे करंट अफेयर से अपडेट होंगी, उनके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उसके अपडेट्स को डालेंगे। तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, और उसमें भी आपको वो चीजें मिलती जाएंगी। टेस्ट से रिलेटेड जो चीज रहेगी वो हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन दें, ऑफलाइन देना चाहते हैं ऑफलाइन दें। वैसे तो पेपर ऑफलाइन ही हुए, तो इस वजह से हम लोग ऑफलाइन ही चलाते थे, ऑफलाइन चलती रहेगी। सेंटर पर आकर के आप
हमसे कांटेक्ट कर लें या फोन पर कांटेक्ट कर लें। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में टेस्ट हम लोग इस बार थोड़े से ज्यादा रखेंगे, है ना। हमारा टारगेट ये है कि अगर हमारा 60 दिन का बैच है तो इस बैच में जो आपकी क्लास टेस्ट सीरीज हो, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको अगर रोज ही एक टेस्ट मिले तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि 60 क्लासेस तो 60 टेस्ट हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं, या 90 क्लासेस हो तो 90 टेस्ट हो जाए, ताकि आपके पास एक कलेक्शन हो कि 50 क्वेश्चन का ही एक टेस्ट, जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 50 क्वेश्चन का ही आपका एक टेस्ट हो। तो आप जब 90 100 क्वेश्चन हम करते हैं तो उतना कलेक्शन हो क्वेश्चंस का कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसे। अब मैं मानता हूं कंपटीशन तो भैया बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया एमपीपीएससी ने, वैकेंसीज इतनी कम जारी की हैं, और आप ही के लिए नहीं है केवल, आप किसी भी एग्जाम में उठा करके देख लीजिए, सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन दिया, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता कि पता नहीं भाई कहां जा रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा। 55 जिले हैं भाई, 55 एसडीएम तुम्हें चाहिए होंगे, पता नहीं क्या आप बैकलॉग्स को जारी किए जा रहे हो और हैंडीकैप कोटा में रख दिया है आपने सब कुछ उठा करके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जिले बढ़ा दिए हैं आपने और अधिकारियों की संख्या कम कर रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुल मिला के कंगली सरकार है मध्य प्रदेश, उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, जो रिटायर हो गए उनके ग्रेचुटीज और उनके जो फंड्स हैं वो तो ये डिक्लेयर कर नहीं पा रहे, पूरी तरीके से विड्रॉ करके दे नहीं पा रहे, तो वो दूसरे लोगों को सैलरी क्या देंगे, वो सही बात है, और निवेश इनके पास आ नहीं रहा, ये भी सही है। तो बीमारू राज्य है, दिवालिया राज्य है, बस वो तो सरकार मान रही है, मानने की बात है, सरकार मोहर लगा देगी तो फिर आप सबको पता ही चल जाएगा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य। खैर चलिए छोड़िए, अब उन बच्चों पे बात आते हैं, इधर उधर ना जाकर के, हम तो अपनी क्लास की बात करेंगे, है ना, हमारे पास सीमित समय है। तो कुछ बच्चों में, तुम लोगों में से ये रहेगी एक जिज्ञासा कि सर कुछ किताबें भी बता दीजिए, है ना। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, देखो अलग अलग चीज में। पहली चीज देखो, अभी मार्केट में अब ज्यादातर बच्चे मुझसे पूछते हैं, बोले सर एक किताब आती है परीक्षा धाम है सर, तो उसको हम लोग खरीदें कि नहीं खरीदें, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आप इस किताब को खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीदें, लेकिन अगर आप चाहें कि इसी से आपका काम हो जाएगा तो वो आपका सोचना गलत है। इसी से आपका काम नहीं होगा केवल, है ना। परीक्षा धाम किताब मैंने देखी है, और वो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छी है या बहुत ज्यादा बुरी है, मैं समीक्षात्मक रूप से आपको ये कहूंगा कि अगर आप मैप बेस्ड स्टडी करना चाहते हो, जो जरूरी भी होती है, तो मैप बेस्ड स्टडी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी किताब मानूंगा मैं फिर इसको। अगर आप मैप के थ्रू उसको पढ़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को मैप के थ्रू, और मैं एक बात बता दूं आपको, मध्य प्रदेश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जिसको आप मैप के द्वारा पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से वो समझ में आता है, ज्यादा जल्दी याद होता है, और आपके डाउट्स भी ज्यादा से ज्यादा क्लियर होते हैं उसमें। ये मैंने भी अपने आप में देखा है कि जब मैंने उसको पढ़ा है तो मैंने मैप के थ्रू उसको ज्यादा स्टडी किया है, ब्लैंक मैप्स भर भर के मेरे को ज्यादा समझ में आया है। क्योंकि आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए, अगर आज आप पहली क्लास में बैठे हो तो पहली बात मैं आपको फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ मध्य प्रदेश बताऊं, सो दैट इज ओनली वन थिंग कि यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग द मैप। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो 5 जिले हैं, रिसेंटली पांडुरना, मैहर और मऊगंज के जिला बनने के बाद अब आपके पास टोटल कितने जिले हैं, अब आपके पास 55 जिले हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो ब्लैंक मैप में वो 55 जिलों को लोकेट कीजिए, वो 55 डिस्ट्रिक्ट्स को लोकेट कीजिए, उनका स्थान भरिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के 55 जिले कौन से, उनका क्या नाम है, ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जब आप मध्य प्रदेश को जान लेंगे तब तो आप मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। तो मैप बेस्ड स्टडी जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो तथ्यबाण नाम की किताब आती है, तथ्यबाण को आप खरीदें। परीक्षा अध्ययन से अकेले काम नहीं चलेगा, फिर आपको तथ्यबाण खरीदनी पड़ेगी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं ना। तथ्यबाण से क्या फायदा होगा, देखो तथ्यबाण से मुझे जो मैंने देखा है उसमें करंट अपडेट्स बहुत अच्छे और एक्यूरेट दे दिए जाते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं आपको मैक्सिमम रिजल्ट इस बुक से मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ फिर ये भी चलेगी, और उसके साथ एक और चलेगी फिर, और वो होगी आप पुणेकर या महावीर में से कोई एक खरीद लें, या कोई भी खरीद लें, या दोनों खरीद लें, आपकी इच्छा है, आपके पास कितना धन है उस हिसाब से, आपका क्या बजट है उस हिसाब से आप तय कर लें। लेकिन देखो, अगर आप मुझसे ये कहोगे सर एक किताब कोई सी बता दो, भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए एक किताब संभव नहीं है साहब, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, एज ए टीचर भी बोल रहा हूं, एंड व्हेन आई वाज स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट भी बोल रहा हूं मैं आपसे, आप दोनों, आपकी दोनों तरीके की स्थितियां समझ करके मैं बोल रहा हूं, एक किताब से तो भला नहीं होगा भाई, है ना। तो अगर आप क्लास के साथ एक्स्ट्रा रेफरल्स कैरी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, पुणेकर महावीर का क्या फायदा आपको होगा कि इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, और उनका कलेक्शन बहुत अच्छा है, ज्यादा है। एक तो प्रीवियस ईयर्स को पूरा का पूरा ये समेट लेता है, सारे एग्जाम्स का, एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना उन सबके प्रीवियस ईयर्स को ये समेट लेता है। पहली चीज तो ये सबसे अच्छी हो गई। दूसरा, इसमें उसके अपार्ट फ्रॉम इट जाकर के अच्छे खासे एमसीक्यूज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उसमें क्या आपकी प्रैक्टिसेस बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है, और जब प्रैक्टिसेस बढ़ जाती है तो 100% आपको रिजल्ट आना आसान हो जाता है। तो आपको इन तीनों का कलेक्शन बनाना पड़ेगा, ये मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूं, यू हैव टू मेक द कलेक्शन ऑफ दीस थ्री
बुक्स। परीक्षा धाम के साथ साथ आपको तथ्यवान भी लेनी होगी और तथ्यवान के साथ साथ आपको पुनिकरा महावीर में से कोई एक लेनी होगी। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब स्टार्ट कैसे करना है तो मैंने बताया साहब ब्लैंक मैप ले लो। सबसे पहले तो आज की डेट में हमारा सिर्फ एक ही होमवर्क, एक ही काम है, बोले सर ब्लैंक में 55 जिले उसमें लोकेशन भैया खुद का भी काम है, मैं तो बताऊंगा ही, भूगोल जब शुरू होगा मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये आपका खुद का भी इंटरेस्ट आप देखो तो उस स्टडीज में है कि नहीं है, तो आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी चीज उसे समझ रहे हो कि नहीं हो सब्जेक्ट को। कहानियां किस्से हैं क्लास में और कुछ नहीं होता, क्लास में सिर्फ कहानी और किस्से हैं, तो कुछ याद हो जाए और सब्जेक्ट से थोड़ा सा फैमिली वो भाई है ना, साइन कॉस थीटा आपकी जिंदगी में आधी जिंदगी इसी में बीत चुकी है। अब एकदम से कोई कहे कि आपको अब जनरल स्टडीज पढ़ा दें, ये पर्वत पढ़ा दें, ये नदी पढ़ा दें, ये आपको इतिहास का कोई राजा पढ़ा दें, ये वो पढ़ा दें, तो भाई दिक्कत होती है। मैं भी समझ रहा हूँ, मैं खुद इंजीनियर आदमी हूँ तो मैं भी समझ रहा हूँ, मुझे भी दिक्कत हुई थी जब मैंने शुरू किया था, और जो नए लोग हैं उनको भी होगी। तो बस मेरा काम यह है कि मैं आपको इससे फेमिलर कराऊंगा, उसको जल्दी से जल्दी याद कराऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपका समय बचा लूंगा इस क्लास में। बस ये है कि आप जो काम 3 महीने में कर सकते हो वो काम मैं आपको कोशिश करूंगा 1-1.5 महीने में करा के दे दूं, तो आधा आपका समय बचेगा। इसी चीज की हम फीस ले रहे हैं और कुछ है नहीं। चलिए बिना देरी किए इन सब चीजों को हटाते हैं। उम्मीद है मुझे आपको इन सब चीजों से समझ में आ जाएगी चीजें कि क्या क्या कैसे कैसे है ना। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसे, और हमारा जो पहला टॉपिक आज का शुरू करेंगे हम, मैं अक्सर अपनी क्लासेस इसी टॉपिक से शुरू भी करता हूं और ये टॉपिक मैं समझता हूं सबसे बेहतर भी है शुरू करने के लिए, वो है इंट्रोडक्शन टू मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। देखो मध्य प्रदेश राज्य जो है उसका गठन, वैसे इसको गठन ना कह के पुनर्गठन कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य गठित नहीं हुआ है, वो पुनर्गठित हुआ है। देखो 1947 यानी कि वर्ष 1947 1947 में व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से मुक्त हो गया था, फ्री हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, उस समय 1947 की स्थिति देखी जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य के अनुसार भारत में कुल प्रांत और ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज को मिलाकर के हमारे पास 16 अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्र थे, यानी कि 16 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज थे। ये प्रशासनिक क्षेत्र राज्यों की भांति थे, जिनमें ब्रिटिश प्रांत शामिल थे, जिनमें प्रोविंशियल ब्रिटिश प्रोविंसेस शामिल थे, जिनमें कुछ चीफ कमिश्नर रीजन्स शामिल थे, जिनमें कुछ इंडिपेंडेंट जो ब्रिटिश के साथ पैरेलल चलने वाले स्टेट्स थे वो शामिल थे। तो अगर हम देखें तो ये टोटल जो है प्रांत वो 16 थे, लेकिन ये तय किया गया कि इन प्रांतों को कैसे हम विभाजित करेंगे। तो फाइनली ये तय किया गया कि हम प्रशासनिक या भाषाई तौर पर, लिंग्विस्टिक बेस पर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर इनको करें। और उसके बाद जो फाइनली ये 16 प्रांत थे उनको फिर से रिफॉर्म किया गया है। जब तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जैसे असम है, बिहार है, बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र तब बॉम्बे हुआ करता है, मद्रास तब तमिलनाडु मद्रास के नाम से जाना जाता था, मैसूर कर्नाटका मैसूर के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा है ना, ये सारे स्टेट्स को फॉर्म किया गया है। लेकिन ये फॉर्म नहीं हुए, एक तरीके से तो रिफॉर्म हुए ना, भारत तो वहीं के वहीं था, भारत के प्रांत तो वहीं के वहीं थे, तो था क्या, ये जो स्टेट्स हैं वो रिफॉर्म हुए हैं, इसलिए मैं इसको रिफॉर्मेशन कहता हूं या मैं इसको रीऑर्गेनाइज करना कहता हूं। तो आप स्थापना कह लें या रीऑर्गेनाइजेशन कह लें। और यही कारण है कि हर साल हम 1 नवंबर के दिन मध्य पर्व या मध्य प्रदेश पर्व मनाते हैं, मध्य प्रदेश उत्सव मनाते हैं। तो मध्य प्रदेश फेस्टिवल जो होता है वो हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। मेरे अनुसार आप कहें तो पुनर्स्थापना, रीस्टैब्लिशमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन, रिफॉर्मेशन इसका जो हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है ना। तो पहला फैक्ट तो यहां से अपना खत्म हो जाता है। दूसरा है वर्तमान स्वरूप, ये जो आज प्रेजेंट एरिया आप देख रहे हो ये 1 नवंबर 2000 को हमारे सामने आया था, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को संसद से अनुमति करके मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वो छत्तीसगढ़ के रूप में एक अलग राज्य बन गया था। और जब ये राज्य बना था तब ये भारत का 26वां राज्य था। ये भी हमें याद रखना है कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को, सो 21 नंबर का स्टेट था, 26वां स्टेट था जो मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का राज्य बना था, छत्तीसगढ़। और इसके विभाजन का भी अपना एक कारण था। उसका कारण यह था कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का पूरी तरह से गठन हुआ था, यह तय हुआ था कि मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है वो उसकी राजधानी भोपाल से संचालित होगा। उस समय पर शंकर शुक्ल उसके पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे जो पूर्वी क्षेत्र था उसमें
आप देखें तो थोड़ा सा विरोध आने लग गया था इस केंद्रीयकृत राज्य प्रशासन का। हुआ ऐसा था कि जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़ का आज का इलाका आता है, स्पेशली अगर आप मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को देखेंगे भी, अगर हम बात करते हैं शहडोल की, हम बात करते हैं अनूपपुर की, हम बात करते हैं मंडला की, हम बात करते हैं सिंगरौली की, इन क्षेत्रों में अगर आप जाकर देखेंगे या उमरिया की, तो वहां पर जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है, फॉरेस्ट रीजन ज्यादा है, डेंस अमरकंटक और मैकल श्रेणी आती है। सतपुड़ा मैकल का अमरकंटक क्षेत्र बहुत डेंस फॉरेस्ट का इलाका है। उसके आगे छत्तीसगढ़ में आप चले जाओ तो वहां पर भी मैकल श्रेणी का फैलाव है। और छत्तीसगढ़ में आप के पठार तक नीचे की ओर चले जाओ, आंध्र और तेलंगाना से लगा हुआ क्षेत्र, उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र जो है, तो उसमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो वो पूरा डेंस फॉरेस्ट का इलाका है, जहां पर जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है, ट्राइबल रीजन ज्यादा है। इन लोगों को ये लगने लगा था कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो भोपाल से संचालित की जा रही है, वो पूर्वी क्षेत्र में इन ट्राइब्स पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही, उसका मेन फोकस मालवा के क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिक विकास लाने पर है। और ये सत्य भी था। मालवा में आने वाले क्षेत्र, जैसे हम उज्जैन की बात कर लें, हम बुरहानपुर, बड़वानी, निमाड़ के क्षेत्र जो मालवा से लगे हुए हैं उनकी बात कर लें, हम मंदसौर की बात कर लें, हम नीमच की बात कर लें, या ऊपर मध्य भारत का पठार या कि जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश है, ग्वालियर, शिवपुरी आदि क्षेत्रों की बात कर लें, इनका विकास, औद्योगिक विकास, आप देखिए मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, चाहे वो ग्वालियर, भिंड जिले के पास में स्थित मालनपुर हो, भिंड जिले में आता है वो, और अगर आप इंदौर के पास धार में स्थित पीथमपुर की बात कर ले, जो बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज माने जाते हैं, तो औद्योगिक विकास बहुत बड़े स्तर पर किया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बड़े स्तर पर हुआ। जबकि जो ट्राइबल्स थे वो ये कह रहे थे कि ये औद्योगिक विकास पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हमारे जनजातीय और वन विकास पर कम फोकस कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा विकास इसमें अवरुद्ध हो रहा है, आर जो डेवलपमेंट है दैट इज बीइंग कंप्लीटली स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नेंस, तो हमें ये लगता है कि ये सरकार हमारा भला नहीं कर पाएगी। अलग मांग तो संसद ने उस पर फाइनली मोहर लगाई और इस मांग को समर्थन देते हुए अनुमति दी थी, और फिर अगले ही दिन 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपने प्रशासन के साथ अलग हो गया। हमें लगता है सही भी हुआ। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में कि 2025 में छत्तीसगढ़ ने जो अपनी पीएससी की नोटिफिकेशन निकाला था, भैया उनके पास हमसे कम जिले हैं, लेकिन उन्होंने वैकेंसी 238 दी है, मुझे बस इतना पता है, और हमारे पास उनसे ज्यादा जिले हैं। तो बहुत अच्छा ही हुआ कि वो अलग हो गए। वो लायक, मतलब मध्य प्रदेश लायक था कि छत्तीसगढ़ उससे अलग हो जाता, वो उसको संभालने के लायक ही नहीं था। बीमार में रह करके उनको करना भी क्या था, सीधी सी बात है। चलिए, राजधानी यहां की भोपाल चुनी गई थी 1956 में। तब ध्यान रखना, भोपाल उस समय पर जिला था, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी बन गई थी। हालांकि विवादित विषय था। 1 नवंबर 1956 को जब यह तय किया जाना था कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी, तब जबलपुर और भोपाल में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी। ऐसा कहते हैं कि वर्ष 1956 में नवंबर में जब दीपावली आई थी मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद, जबलपुर में दीपावली नहीं मनाई गई थी, जबलपुर में शोक था। कारण था कि माहौल जो था वो इसलिए शोक का था क्योंकि राजधानी बना दी गई थी, जब जबलपुर के लोगों को लगता था कि जबलपुर को राजधानी बनाया जाना चाहिए। सबसे पहला कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय भारत या मध्य भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र जबलपुर, यानी अंग्रेजों की सबसे बड़ी जो मिलिट्री कैंटोनमेंट यानी कि सैन्य छावनी थी वो जबलपुर रही। अगर आप देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय सबसे ज्यादा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है जबलपुर में आए हैं। जैसे आप गन कैरेज फैक्ट्री की बात करते हो जो मध्य प्रदेश की बनी है ना, कटनी में तो बाद में आई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पहले तो आप देखते हैं जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री है। सबसे पहले आप पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप देखते हैं जबलपुर में आया, ये भी ब्रिटिश करके गए। उसके बाद अगर आप देखते हैं हैवी मोटर वर्कशॉप जो आती है मिलिट्री व्हीकल्स के लिए या सैन्य वाहनों के लिए, वो भी जबलपुर में स्थापित की गई। तो अगर देखें तो जबलपुर में वो एस्टेब्लिशमेंट हुए, जबलपुर डेवलप भी हुआ और केंद्रीकृत क्षेत्र बना था दृष्टिकोण से, तो अंग्रेजों के लिए एक मुख्य केंद्र रहा मध्य प्रदेश में। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर जो है वो बहुत ज्यादा अग्रणी जिला रहा है मध्य प्रदेश का। जो जबलपुर का कंट्रीब्यूशन है, जबलपुर के लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो आपको मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में दिखाई नहीं देता। इतना व्यापक स्वरूप आपको स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का नहीं दिखाई देगा जितना आपको जबलपुर में दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, उस दौर में जबलपुर के एक बहुत बड़े पब्लिक लीडर हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे, जिनका नाम था सेठ गोविंददास। भारत की केंद्रीय राजनीति में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव था और नेहरू जी से उनकी बहुत अच्छी बातचीत थी। वहीं भोपाल जो स्टेट था उसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति भी रहे बाद में। शंकर दयाल शर्मा जो थे वो ये चाहते थे कहीं ना कहीं कि भोपाल में
राजधानी स्थापित की जाए, और सेठ गोविंददास चाहते थे कि जबलपुर में राजधानी स्थापित हो। इस मामले में शंकर दयाल शर्मा नेहरू जी के शायद ज्यादा क्लोज रहे हैं और उन्होंने उन्हीं रिश्तों का फायदा उठा करके भोपाल पर राजधानी की मोहर बहुत आसानी से लगवा ली, प्रधानमंत्री के समर्थन से। इस बात से सेठ गोविंददास, उनके अनुयायी और लगभग लगभग जबलपुर की जो जनसंख्या थी वो जाहिर सी बात है नाराज ही रही थी। इसलिए जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश से थोड़ा सा चिढ़ा भी रहा, और ईस्टर्न क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है वो इतना ज्यादा मध्य प्रदेश से कभी जुड़ नहीं पाया जितना मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, खासतौर से मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश को अपना राज्य मानता रहा है। राइट, तो ये सब चीजें वहां उस समय की हैं, उस समय की स्थिति की हैं। मैंने आपको बताया ना, आपको नहीं करना है, इस स्लाइड्स में आपको दे दूंगा। यू हैव जस्ट, योर वर्क इज जस्ट टू लिसन टू द स्टोरी, यू विल रिमेन ऑल द थिंग्स, आप बहुत इजीली यू विल रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स। बस आप कहानी सुनिए और उनके मर्म को समझिए, उनका जो मेन मोटिव है उनको समझिए, वहां से आपको सारे कंसेप्ट खुलते जाएंगे और आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे बहुत आपको इजीली वो चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए, तो राजधानी भोपाल किस तरह से बनी, कि जिला नहीं है राजधानी बन गई। एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये देखा गया था कि भाई मध्य प्रदेश की राजधानी जब भोपाल बनाई जानी है तो भोपाल को इसलिए मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाना चाहिए कि एक तो वहां पर जो सरकारी इमारतें बनाई जाएंगी, राजधानी के जो सरकारी कामकाज होंगे, आधिकारिक ऑफिशियल वर्किंग होंगी, उसके लिए हमारे पास पहले ही नवाबी रियासत में बनाई गई इमारतें, बहुत बड़े बड़े स्तर पर व्यापक इमारतें मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसको अपनी राजधानी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, ये सेंट्रली लोकेटेड भी है। सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण जो भोपाल है वो सुरक्षित क्षेत्र भी रहेगा, और भोपाल में बहुत आसानी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड भी कर पाएंगे, तो ये भी हमें तय करना था। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये भी देखा गया था कि भोपाल मालवा क्षेत्र का भाग है, और मालवा क्षेत्र एक विकास की सीढ़ी चढ़ रहा था उस टाइम पर, खासतौर से ज्यादा डेवलपमेंट वहां आने के चांसेस देखे जा रहे थे। तो इस वजह से भोपाल को ही अगर सेंट्रली हम कैपिटल का दर्जा देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए भोपाल जो है उसमें यह तय किया गया कि भाई भोपाल को ही हम क्या करें, मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए। चलिए, अब मध्य प्रदेश के परिचय में हम मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को कुछ अन्य नामों के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के जो अन्य नाम है वो क्या है? मध्य प्रदेश को सबसे पहले तो हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय कहते हैं। हृदय क्यों कहते हैं? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। कहते हैं फजल अली आयोग जो 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश के जो गठन किया गया भाषाई आधार पर, उसके बाद बनाया गया था। इसकी स्थापना या इसका गठन 1955 में हुआ और 1956 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1955 में अपॉइंटमेंट के बाद 1956 में जब ये आयोग अपनी रिपोर्ट लेकर के आया तो उसने एक नक्शा बनाया भारत देश का। उस नक्शे पर उसने देश के अंदर राज्यों का जो विभाजन था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स था, उस स्टेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैप तैयार किया था, एक रॉ मैप तैयार किया था। उस मैप को लेकर जब वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे, तो जवाहरलाल नेहरू को जब वो मैप दिखाया गया तो मध्य प्रदेश को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये कैसा राज्य बना दिया है तुमने बैठे हुए ऊंट जैसा। अगर आप आज मध्य प्रदेश को नक्शे में देखते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ इसी तरीके से दिखाई देता भी है कि मध्य प्रदेश जो है वो आपको नक्शे में कुछ इसी तरीके का दिखता है। वर्तमान मध्य प्रदेश बैठे हुए ऊंट की तरह दिखाई देता है। तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे रेगिस्तान में बैठा हुआ एक ऊंट जैसा राज्य दिखाई दे रहा है, ये कौन सा राज्य है? तो उसका नामकरण तो अभी हुआ नहीं। तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से भू आविष्टित यानी लैंड लॉक्ड है, इसके चारों ओर राज्य है। ये भारत के बिल्कुल मध्य में एक हृदय की भांति है, जैसे हमारे शरीर में हृदय होता है, बिल्कुल उसी जैसे स्थान पर ये भारत में है। भारत को एक जीवित पुरुष स्वीकार करते हुए, संभवतः या उसको वैसी उपमा देते हुए, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये तय किया कि हाँ, मध्य प्रदेश जो है वो भारत का हृदय प्रदेश है, ये भारत का हृदय माना जाएगा। तब से मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाने लगा। इनक्रेडिबल हार्ट ऑफ इंडिया, इसके टूरिज्म की एक टैगलाइन भी है, अगर आपने देखा हो मध्य प्रदेश टूरिज्म, इनक्रेडिबल हार्ट ऑफ इंडिया के साथ ही चलता है। ओके, देन टाइगर स्टेट, इसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। टाइगर स्टेट का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि संपूर्ण भारत में नहीं, मैं कहूंगा संपूर्ण विश्व में ये एक ऐसा प्रांत है जहां नंबर ऑफ टाइगर्स यानी कि बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या, और टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ रिजर्व जो परियोजना थी वो सबसे ज्यादा सफल यहीं पर हुई है जब भारत में लाई गई उसके बाद से, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहते हैं। तीसरा, इसका ही नाम बेटा लैंड ऑफ रिवर्स या मैटरनल होम ऑफ रिवर्स, यानी नदियों का मायका भी है। अब नदियों का मायका इसे क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है क्योंकि मध्य प्रदेश से तकरीबन 208 अलग अलग नदियां निकलती हैं, यानी उद्गम होता है, यानी उनका ओरिजिन है रिवर्स का। और इतनी ज्यादा रिवर्स जो ओरिजिनेट होती हैं, इनमें से मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश को पार करते हुए दूसरे राज्यों में चली जाती हैं। और दूसरे राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश की कुछ नदियां हैं वो राजस्थान को सिंचित करती हैं,
कई नदियां महाराष्ट्र को सिंचित करती हैं, कई नदियां छत्तीसगढ़ को सिंचित करती हैं, कई उत्तर प्रदेश को सिंचित कर रही हैं। तो अलग अलग राज्यों को सिंचित कर रही हैं अलग अलग मध्य प्रदेश की नदियां। जैसे आप नर्मदा की बात कर लो, जो मध्य प्रदेश की सबसे व्यापक और सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों में सिंचित कर रही है। कायदे से देखा जाए तो नहर परियोजना और अन्य परियोजनाओं के द्वारा जो नर्मदा है वो राजस्थान तक सिंचित क्षेत्र ला रही है। तो मध्य प्रदेश जो है उससे निकलने वाली नदियां अन्य राज्यों को पोषित करती हैं, यानी कि अन्य राज्यों को लाभ देती हैं। जैसे एक लड़की होती है, वो अपने पिता के घर में जन्म लेती है, लेकिन विवाह के बाद आफ्टर मैरिज वो अपनी ससुराल में जाकर के अपने पति के घर का पोषण करती है। उसी तरह से मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश उनका पिता है जिस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, और दूसरे राज्य उनकी ससुराल है जहां जाकर के वो पोषण दे रही है, उनको पोषित कर रही है, उनको विकसित कर रही है, उनको समृद्ध बना रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश को उनका मायका माना गया है। इसलिए हम मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। तो अगर कहीं आपको दिखा मिले कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसका कारण भी आप जान लीजिए। इंटरव्यू जैसी चीजों में ऐसे प्रश्न कभी कभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं, अच्छा बताओ मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं, तो क्या आप क्या बताओगे? तो आप बताइए, अच्छे से बताइए, सुकून से बताइए, कोई बड़ी चीज नहीं है, सोच के बताइए। ओके, मध्य प्रदेश को बेटा डायमंड स्टेट का दर्जा भी है, आपको पता है, हीरा राज्य वो भी हम कहते हैं। डायमंड स्टेट क्यों कहते हैं? भैया दुनिया का सबसे ज्यादा हीरा यानी डायमंड पैदा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अगर आप जाओगे तो छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीन मुख्य खदानें हैं मध्य प्रदेश में जहां से हीरा निकाला जा रहा है। सबसे पहली आती है आपकी मझगवां खदान, उसके बाद आती है अंगोर, उसके बाद आती है हिनौता। इन तीन खदान, तीन माइन से हीरा निकलता है। ये छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में आती है। इसके साथ साथ छतरपुर जिले में बक्सवाहा फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भले ही अभी अरावली टॉप पर हो ट्रेंड में, लेकिन बक्सवाहा कम नहीं पड़ता उससे। बक्सवाहा जंगल का जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है एनजीटी को हटा करके अब, है ना। क्योंकि बक्सवाहा फॉरेस्ट रिजर्व जो है, वहां पर ऐसा कहते हैं कि हीरे का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, और सरकार उसे अलॉट करना चाहती थी अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीरा निकालें, सरकार को कमीशन मिले और ये लोग पैसा कमाएं। लेकिन उसमें रहने वाली जो जनजातियां होंगी, जो उसमें रहने वाले जंगली जानवर या बायोडायवर्सिटीज होंगी, जैव विविधताएं होंगी, जो वृक्ष होंगे, जो भूमि होगी, वो सारी की सारी नष्ट कर दी जाएगी। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें हीरे की जरूरत नहीं है, ये सोचना पड़ेगा वास्तविकता में कि हम जिसे खोद रहे हैं वो असली खजाना है, या उसे खोदने के लिए जिसे काट रहे हैं वो असली खजाना है। क्लियर है? तो ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश को घड़ियाल राज्य का दर्जा भी दिया गया है, इसको भी अलग से कर लेना। मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी है, इस बात को भी याद रखना। मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी है, घड़ियाल राज्य का दर्जा। पूरे विश्व में घड़ियाल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और वो पूरे घड़ियाल मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित चंबल नदी में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश चंबल नदी का जो भाग एमपी में और राजस्थान में है, इनकी सीमा क्षेत्रों पर है, उसमें सबसे ज्यादा घड़ियाल मौजूद है। इसलिए चंबल सबसे ज्यादा शुद्ध और सबसे ज्यादा प्रदूषण से मुक्त नदी है, द लेस पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। चंबल में साफ स्वच्छ पानी, एक तो हार्ड वाटर है, एक बार घड़ियाल सेंचुरी भी मध्य प्रदेश में बनाई, इस बात को ध्यान रखना है ना। घड़ियाल सेंचुरी भी मध्य प्रदेश में बनाई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी है, क्योंकि घड़ियालों की संख्या ज्यादा है। ये सारे के सारे जो स्टेटस है वो मध्य प्रदेश को दिए गए, है ना। कृषि के आधार पर मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा दिया गया है। सोया स्टेट यानी सोयाबीन के लिए। सोया स्टेट स्लीपिंग स्टेट नहीं होता है, एक किताब में गलती से ट्रांसलेशन करते समय गलती हो गई होगी और उन्होंने स्लीपिंग स्टेट लिख दिया था। एक बड़ी कोचिंग है, पॉपुलर दिल्ली की कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन क्लास है, मैं क्यों लूं भाई, है ना, लेकिन तुम लोग समझ गए होंगे। तो उन्होंने अपनी किताब में ट्रांसलेशन करके गलती से क्या हो गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा, उन्होंने सोया स्टेट को स्लीपिंग स्टेट लिख दिया। तो वो स्लीपिंग स्टेट नहीं होता। अगर आपके पास वो किताब है तो उसमें कंफ्यूज मत होना। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होने की वजह से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा दिया गया है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होने की वजह से उसको दर्जा दिया गया है, ठीक है। आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है हमें भाई, आराम से सिलेबस हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस बढ़िया आराम से सुनते रहिए, है ना। उनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, वैसे तो मैं आपको दे ही दूंगा, आप ऐप पर जाइए, आपको सारी चीजें अपलोड होकर मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। नहीं मिले आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए कभी भी, ये नंबर लिखे हुए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई।
नेक्स्ट अगले भाग पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन की। अभी हमने सिर्फ परिचय देखा है। परिचय क्या कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति सामने आई। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश को हम हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, डायमंड स्टेट कहते हैं, घड़ियाल स्टेट कहते हैं। ये सारे स्टेट्स किसके लिए हैं? मध्य प्रदेश के लिए हैं। ये सारे के सारे नाम जो है वो मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये हमने परिचय दिखा है। अब हम मध्य प्रदेश के गठन पर जा रहे हैं। गठन की कहानी को हम लोग एक साथ अब आगे बढ़ाते चलेंगे। मैंने आपको बताया और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के कुल 3 चरण हुए हैं। टोटल कितने चरण हुए हैं? 3 चरण हुए हैं मुख्य रूप से। और जब 1900 इन 3 चरणों को हम अलग अलग भागों में देखेंगे। 1947 की स्थिति थी। 1947 में जो मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्र है तब वो 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। मतलब जब भारत आजाद हुआ है क्या तब मध्य प्रदेश था? बोले हाँ था। क्षेत्र तो वही था भाई, क्षेत्र थोड़ी कहीं से आकर रख लिया कि ये होनोलुलु से ले आए, ये कुआलालंपुर से ले आए, ये कहीं और से ले आए, उठा के धर दिया आपने यहाँ पर। ऐसा थोड़ी हुआ है। क्षेत्र तो वही था और क्षेत्र वही था, रीजन वहीं पर था, तो उसी को बस हमने क्या किया है? रीअरेंज कर दिया है मैप में, नक्शे में रीअरेंज किया है और उसका नाम उसके क्षेत्र के अनुसार प्रशासनिक तौर पर उसको बांट दिया है कि ये प्रशासन मध्य प्रदेश का है, वो प्रशासन किसी अन्य राज्य का है उसके पड़ोस में। हाँ या ना? बस इतना ही तो किया है। तो अब सवाल यह है कि क्या 1956 के पहले भी ये बिल्कुल ऐसा ही था? बोले ऐसा नहीं था सर। पहले मध्य प्रदेश 1956 के पहले 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। ये 4 अलग अलग भाग थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इन्हीं पार्ट्स के बारे में हम इसमें देखने जा रहे हैं। देखो मध्य प्रदेश के जो 4 भाग हैं, मैं इन 4 भागों की बात कर रहा हूं जो मैंने यहां बताए हैं, आप देख सकते हो, है ना। जो 1947 से 1956 तक की स्थिति है उसको मैं बता रहा हूं आपको, है ना। फिर 56 में तो मध्य प्रदेश बन गया। पहला भाग था पार्ट ए, भाग ए, है ना। इसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र कहते थे। सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इसे शॉर्ट में सीपी एंड बरार भी कहा गया है। सेंट्रल प्रोविंस को सीपी ही लिखा जाता है, ज्यादातर किताबों में आपको सीपी लिखा मिलेगा, है ना। सेंट्रल प्रोविंस, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे ना, वो अलग अलग तरीके से शासन करते थे। उन्होंने क्या किया होता, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले अलग से दे देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। जो ब्रिटिश इंडिया था शासन को सुगम बनाने के लिए, कन्वीनियंट रूल करने के लिए, भारत जो था, इंडिया जो था, उसे 4 क्षेत्रों में बांटा था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। जो पहला पार्ट आता था उसे वो लोग हमेशा पार्ट ए में रखते थे। पार्ट ए होता क्या था? अंग्रेजों के लिए जो पार्ट ए था वो ब्रिटिश प्रोविंस होते थे। ब्रिटिश प्रोविंस क्या होते थे? ब्रिटिश प्रोविंस बिल्कुल वही थे जैसे भारत सरकार ने भारत पर सही शासन करने के लिए भारत को राज्यों में बांट दिया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया है गवर्नेंस को, और हर एक राज्य को उसकी अपनी एक सरकार दे रखी है। जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरला, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एट प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में जो 28 राज्य है, उसी तरीके से ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने कुल प्रोविंसेस बना लिए थे। क्लियर है? आजादी के समय ब्रिटिश भारत में जो प्रांत थे, प्रांत जो थे, उनकी संख्या 9 थी, कुल 9 प्रोविंसेस थे। 11 थे, बाद में रिड्यूस हो गए थे, तो वो 9 प्रोविंस हो गए थे। बात समझे या नहीं समझे? तो ब्रिटिश प्रोविंस जो है ये वो क्षेत्र होते थे। इन ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो अंग्रेज होते थे वो शासन के लिए गवर्नर अपॉइंट करते थे, एक गवर्नर की नियुक्ति कर देते थे, है ना। तो इस तरीके से प्रोविंसेस बनाए जाते थे, वो गवर्नर वहां शासन करते थे। गवर्नर जो है गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय के अंडर होते थे, जैसे आज राष्ट्रपति के अंडर राज्यों के गवर्नर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये राज्य बने हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है पार्ट बी। पार्ट बी में इन्होंने क्या शामिल किया था? इसमें प्रिंसली स्टेट्स आते थे। प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रजवाड़े कहते हैं हम इनको। ये अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों की इनके साथ संधियां थी। वो संधियां ये थी कि इनके राजा अपने सैन्य अधिकार छोड़ देंगे, मिलिट्री जो राइट्स हैं वो छोड़ देंगे, और किसी भी राज्य के साथ या अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं करेंगे, और अंग्रेजों का अगर युद्ध होता है तो उनकी मदद के लिए अपनी सेना भेजेंगे। अंग्रेज उनको उसके बदले में प्रोटेक्शन देंगे, और अंग्रेज उनको कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट, इस एवज में उनको अंग्रेजों को एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स जो वो अपनी प्रजा से, अपने लोगों से वसूलते हैं, लगान जो लेते थे, उसी लगान का एक हिस्सा वो अंग्रेजों को हर साल देते रहेंगे। ये राजाओं के साथ एक कॉमन संधि थी। अंग्रेज इन राजाओं को पेंशन दिया करते थे, सालाना घर बैठे पेंशन आती थी। कहते हैं 20 लाख रुपए सालाना मिलता था, 32 लाख सालाना पेंशन तक के आपको उदाहरण सालाना मिलती थी बैठे,
है ना। इंदिरा गांधी ने पेंशन बंद करवा दी थी, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो इन राजाओं ने ये कहा हम ऐसे कैसे भारत में आ जाए, हम तो राज्य अलग बनाएंगे। तो जब भारत सरकार नहीं मानी तो उन्होंने फिर नेहरू जी के सामने विकल्प रखा था, आप हमसे वादा कीजिए कि अंग्रेज जिस तरह से हमें पेंशन देते थे भारत सरकार भी उसी तरीके से जारी रखेगी। तो नेहरू जी ने उनको वचन दिया था कि हाँ हम पेंशन देंगे। लेकिन 1971 1970 इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा क्या ये फोकट की पेंशन लेते घूम रहे हैं ये लोग, तो इंदिरा गांधी ने उसको बंद कर दिया। उसके लिए एक अलग से अकाउंट भी खोला गया था, पता आपको, इनकी पेंशन देने के लिए, इन प्रिंसली स्टेट्स देसी रजवाड़ों को पेंशन देने के लिए। उस अकाउंट का नाम होता था प्रीवी पर्सेस, प्रीवी पर्सेस कहते थे उसे। तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्सेस का अंत करवाया था। हु एंडेड प्रीवी पर्सेस इन इंडिया, आप कहिए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्सेस खत्म करवा दिया था भारत से, है ना। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ये देसी रजवाड़े थे या देसी रियासतें थी। इनके बारे में तो साहब ये कहते हैं कि ये तो भारत में मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब देसी भाषा में वो भट्टे के भाव बट रही थी, है ना। कुछ लोगों का मानना यह है कि +600 देसी रियासतें थी उस जमाने में, 600 से ज्यादा, और इनमें 90% से भी ज्यादा ऐसी जो भारत को भारत संघ नहीं बनने देना चाहती थी, भारत को यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बनने देना चाहती थी। ये दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम। और पार्ट जो अंग्रेजों ने शासन के लिए गठित किया था, फॉर्म किया था, उसमें आता था चीफ कमिश्नर रीजन्स, यानी कि मुख्य आयुक्त क्षेत्र। इसमें मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर बैठाए जाते थे, एक आयुक्त बैठाया जाता था। ये छोटे रीजन्स होते थे, इनमें डाइवर्सिटीज बहुत कम होती थी, वेरिएबिलिटीज बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से इनका शासन आसान था। एक चीफ कमिश्नर नाम का एक अधिकारी होता था जो इनको संचालित करता था। और पार्ट 4 में पार्ट डी बनाया गया था। पार्ट डी उस समय अलग से अंडमान निकोबार के स्टेट को रखा गया, A&N, अंडमान एंड निकोबार। वो अलग थलग स्टेट पड़ा हुआ था, जो आइलैंड क्षेत्र था उसे भारत में शामिल किया गया था पार्ट डी बनाकर। अब जो मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है वो इन दोनों क्षेत्रों में से हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हिस्से में चीफ कमिश्नर रीजन नहीं आता था, ये नहीं आता था, ये नहीं आता था। तो इन दोनों में से मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है। और अगर आप जब देख रहे हो सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र में आपको बता रहा हूं, तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार किसका हिस्सा है? इस तरीके से यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश हुआ करता था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आज का पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्टर्न प्रोविंस आज का कलकत्ता से लेकर असम तक का पूरा क्षेत्र हुआ करता था, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करते थे, है ना। वेस्टर्न प्रोविंसेस था, सदर्न प्रोविंसेस थे। तो इस तरीके से टोटल उन्होंने 11 प्रोविंस बनाए, फिर वो 9 रह गए थे जो मैंने अभी आपको बताया था। तो उन्हीं प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रोविंस भी था, मध्य प्रांत भी था, ठीक है। तो इसको इसमें लाया गया है। और उस जमाने में यानी 1947 से 1956 तक, जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हो पाया, मध्य प्रदेश का रिफॉर्मेशन नहीं हो पाया, तब तक इसकी राजधानी नागपुर थी, क्योंकि अपने आप में अलग एक प्रांत था इस वजह से। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक अलग राज्य था, है ना। इसमें विदर्भ और छत्तीसगढ़ का हिस्सा शामिल था उस समय, जो आज का छत्तीसगढ़ है, और जो महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन आता है, नागपुर विदर्भ का ही हिस्सा है ना। तो विदर्भ रीजन आता है वो शामिल था। इसके तब मुख्यमंत्री गए पंडित रविशंकर शुक्ल थे आजादी के बाद इस प्रांत के मुख्यमंत्री, क्योंकि ब्रिटिश तो उन प्रांतों को ऐसे ही छोड़ गए थे। अब उनमें मुखिया हमें स्थापित करने थे, तो उनके मुखिया अलग अलग से तय किए गए थे। यहां पर रविशंकर शुक्ल को मुखिया बनाया गया, नागपुर जिसकी राजधानी थी, ठीक है। दूसरा पार्ट भी आता था, वो है मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया। इसमें ग्वालियर और इंदौर रीजेंसी शामिल हुआ करती थी। ग्वालियर जो सिंधियाओं की राजधानी थी, और जो इंदौर थी वो होलकरों की। ये मालवा और नॉर्थ मध्य प्रदेश के सबसे, या चंबल क्षेत्र के सबसे समृद्ध क्षेत्र थे। मध्य प्रदेश की सबसे अमीर अगर रीजन आप देखो, सबसे रिचेस्ट जो रीजन आप देखोगे, सबसे धनवान रीजन देखोगे तो यही था। सबसे ज्यादा उद्योग यहीं पर आए, सबसे ज्यादा पैसे का जो आगमन है वो यहीं पर हुआ। तो ये बहुत प्रॉस्पेरस रीजन था, समृद्ध क्षेत्र था। यद्यपि तो जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था तो उस समय जो विंध्य स्टेट था, महाकौशल था, उसे तो मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए तत्कालीन सिंधिया महाराज जो जीवाजी राव सिंधिया थे, उन्होंने मना भी कर दिया था कि मैं तो इस मामले में बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा कि आप पूरे के पूरे बघेल खंड के क्षेत्र को मध्य प्रदेश में शामिल करो या पूर्वी क्षेत्र को मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाओ, उसको अलग कर दो इसमें से। तभी उन्होंने कहा था, क्योंकि उनका मानना यह था कि वो क्षेत्र है, वहां विकास नहीं है, वहां धन नहीं है, समृद्धि नहीं है, और अगर वो हमारे पास आते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बनकर आएंगे। मतलब वो हमारे लिए एक देयता होंगे, ना कि हमारा एसेट होंगे, क्योंकि हमने आज तक जो मेहनत करके कमाया है वो हमें उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। ये उस समय उनका कहना था, है ना। हालांकि ये सबसे धनवान क्षेत्र था यहाँ का, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 25 रियासतें आती थी अलग अलग, और 2 राजधानियां होती थी, शीतकाल में ग्वालियर और ग्रीष्मकाल में इसकी राजधानी इंदौर रहती थी। ग्वालियर में गर्मी बहुत होती है भाई, भिंड जो पूरा चंबल क्षेत्र है वो गर्मी टेम्परेचर सबसे ज्यादा,
तो गर्मी की वजह से शीतकाल में, ग्रीष्म काल में उसकी राजधानी इंदौर बनी जाती थी। तो ये इस तरीके से चलता था, है ना। प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो इसके राज प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया ही बनाए गए थे उस समय पर, ठीक है। तो ये मध्य भारत का क्षेत्र है। अगला जो क्षेत्र आता है वो है पार्ट सी। पार्ट सी में विंध्य स्टेट आता था, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में इसकी राजधानी जो थी वो रीवा थी, एक ही राजधानी। सिर्फ पार्ट बी जो मध्य भारत है उसकी दो राजधानियां थी, ग्रीष्म शीतकालीन, विंटर और समर कैपिटल, जबकि एक ही थी, रीवा राजधानी थी। और उत्तर की रियासतों को मिलाकर के इसे बनाया गया था। रीवा जो राज्य था वो इसी का हिस्सा था, बघेलखंड का सबसे पॉपुलर और सबसे ताकतवर राज्य रहा वो। भोपाल स्टेट इसके बाद आता था, पार्ट डी मान लो आप इसे, आप भोपाल स्टेट कह लो। ये एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई थी, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपने आप में थी। ये वैसे तो नवाब की टेरिटरी रही, लेकिन कहते हैं कि 1948 और 1949 के मध्य भोपाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब, इंडिपेंडेंट नवाब हमीदुल्लाह खान ने उसे भारतीय संघ को सौंप दिया था। लेकिन तब से भोपाल एक अलग स्टेट के रूप में रहा था। हालांकि बाद में इसे पार्ट सी का हिस्सा माना गया, इसलिए मैं पार्ट डी लिखता नहीं हूं इसमें, ठीक है। बाद में इसे पार्ट सी का हिस्सा माना गया, ये अपने आप में ही राजधानी है। और उस दौर में इसका संचालन करने के लिए प्रशासनिक पद जो स्थापित किया गया वो शंकर दयाल शर्मा के पास था। तो शंकर दयाल शर्मा जो है वही इसके क्या थे, मुख्यमंत्री थे, शंकर दयाल शर्मा, है ना। जबकि विंध्य स्टेट के जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर देते हैं उनका नाम था शंभुनाथ शुक्ल। मैं अलग से लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा, शंभुनाथ शुक्ल। तो आपको इससे समझ में आ जाता है। देखो पार्ट ए जो सीपी और बरार है उसके पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हुए हैं। पार्ट बी के राज्य प्रमुख थे वो जीवाजी राव सिंधिया थे। पार्ट बी जो है उसके मुख्यमंत्री, सॉरी पार्ट सी आ गया, पार्ट सी जो है विंध्य स्टेट उसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल है 1956 तक। और उसके बाद फिर पार्ट डी, इसमें शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं बाद में, वो इसके मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो वो हिस्सा है, ये तो वो भाग है जो 1947 से 1956 तक था। तो ये पहला चरण है, पहली स्टेज है मध्य प्रदेश के बनने की, ठीक है। अब दूसरे चरण पर जा रहे हैं। 1956 में जो मध्य प्रदेश बना है वो किस तरीके से बना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम तीसरे चरण पर जाएंगे, छत्तीसगढ़ के विभाजन पर। तो इन तीन चरणों में चल करके मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति आज बनी है, आज निर्मित हुई है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का अस्तित्व हुआ, फिर किस तरीके से जोड़ तोड़ की गई है कि क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं। तो ये कहते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश में वर्तमान मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने आपको बताया उस समय देश में 16 राज्य थे और मध्य प्रदेश उस समय की बात करें तो मध्य प्रदेश 4 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। और बटा हुआ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन 4 राज्यों को मिलाकर के इनमें जोड़ तोड़ करके मध्य प्रदेश बनाया है, तो तब तो बटा हुआ ही बोलेंगे हम उसको, है ना। और 1952 का ईयर 1952 एक ऐसा वर्ष है जिसमें असल में हो क्या रहा था मैं आपको बताऊं कि जब भारत आजाद हुआ तो जब राज्यों का पुनर्गठन करने की बात आई तो नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। बोले यार इसको कैसे बनाएं अपन, मतलब इस देश में राज्य, अपन ने सोच तो लिया कि राज्य बनाने, और राज्य बनाने जरूरी थे, ये बहुत जरूरी थे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे लाइक स्थानीय प्रशासन जो है राज्य स्तर पर बहुत सारे देशों में नहीं है, वहां केंद्रीकृत सरकार चलती है। जैसे भारत का एक पड़ोसी राज्य है, राष्ट्र है नेपाल। आप अगर गए हो कभी या आपको उसके बारे में पता हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं नेपाल के बारे में। भारत में आपने ऐसे देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। भारत में आपने देखा होगा कि कर्नाटका पुलिस अलग है, बिहार पुलिस अलग है। वहां सारे प्रोविंसेस हैं, बाकायदा प्रोविंसेस हैं। लुम्बिनी अलग प्रांत है, बागमती अलग प्रांत है, पश्चिम अलग प्रांत है। तो वहां अलग अलग प्रांत हैं, हमारे जैसे राज्य हैं, लेकिन वहां की पुलिस सेंट्रलाइज्ड है। वहां पुलिस ऐसे नहीं होती बागमती की पुलिस अलग है, लुम्बिनी पुलिस अलग है, नहीं, वहां पर पूरी नेपाल पुलिस है। ऐसे बहुत सारे और भी राज्य आपको मिलेंगे। अमेरिका में जाएंगे, फेडरल जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको दिखाई देता है वो सेंट्रलाइज्ड है। जैसे भारत में सीबीआई की बात कर ले, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी पुलिस है जो केंद्र सरकार के पास आती है, वो पूरे भारत में एक जैसी है, लेकिन राज्य पुलिस अलग अलग है। तो हमने राज्यों को अलग से कुछ अधिकार दिए हैं, ये अधिकार देना हमारे यहाँ जरूरी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी जब इस बात पर सोच रहे थे तो उनकी मजबूरी थी कि हमें राज्यों को अलग से सरकार, राज्यों को अलग से उन सरकारों को चलाने की इंडिपेंडेंसी देनी पड़ेगी। उसका कारण था मध्य प्रदेश डाइवर्स बहुत था, एक जैसा नहीं था हर जगह। असल में मध्य प्रदेश में राज्यों के क्रम से भाषाएं भी अलग अलग थी ना। महाराष्ट्र जाओ मराठी बोली जाती है, गुजरात जाओ गुजराती बोली जाती है, वहां की प्रशासनिक भाषाएं भी वही है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। गुजरात में गुजराती में काम होता है, महाराष्ट्र में मराठी में काम होता है, वहां की सरकार भी मराठी में काम करती है, वहां एग्जाम भी मराठी में होते हैं, स्कूलों में मराठी पढ़ाई जाती है।
तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु है, केरला में मलयालम है, कर्नाटका में कन्नड़ है, उड़ीसा में उड़िया है, पश्चिम बंगाल में बंगाली है। आप देखेंगे हिंदी भाषी तो बहुत कम राज्य है, बिहार ले लो, झारखंड ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, बस यही है। फिर पंजाब में पंजाबी आ जाती है, कश्मीर में कश्मीरी आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट में अपना ढर्रा अलग चलता है। तो आप देखें तो हिंदी भाषी राज्य तो हमारे यहाँ बहुत कम है। हमने ये देखा कि भाषाओं में इतनी विविधता है, अब इनका प्रशासन चलाने के लिए हमें भाषाई आधार पर ही विभाजन देना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक बेस पर इनको डिवाइड करना पड़ेगा। द बेसिक प्रॉब्लम वाज कि आप ऐसे मान के चलें कि मोदी जी जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं इस समय, अगर वो तमिलनाडु से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े तो जो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीत रहा है वो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं जीत पाएगा। उसका कारण है तमिलनाडु के लोग उनको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि जो आदमी हमारी भाषा तक नहीं जानता वो हमारा विकास किस चीज में है वो तक नहीं जानेगा, और ऐसे आदमी को वोट देकर के हम क्या हासिल कर लेंगे। तो ये तय है, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई मोदी जी को नहीं जिताना। तो जाहिर सी बात है भाषाई विविधता हमारी राजनीति को और हमारे देश के भविष्य को और उसके भले को निर्धारित कर रही थी, उसके जन कल्याण को निर्धारित कर रही थी। क्योंकि हर एक आदमी को उनका नेता जो है उनकी भाषा का, उनकी संस्कृति का ही चाहिए, तभी तो वो समझ पाएगा कि उनका विकास किस तरह से किया जाए। तो इसलिए हमें राज्य बांटने तो थे, और राज्यों का विभाजन किस आधार पर किया जाए उसमें यह था कि हम भाषाई आधार पर करें या किस राज्य को किस तरह के प्रशासन की आवश्यकता है, किस तरीके के विकास की नीति की आवश्यकता है उस पर करें। यह हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न था। तब नेहरू जी ने और वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर बहुत चीजें सोची। तब एक धर आयोग बनाया गया था, धर समिति। उसके बाद फिर जेबीपी कमेटी आई थी। जेबीपी कमेटी 3 लोगों के नाम से बनी है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो जेबीपी नाम दिया गया। फिर फाइनली ऐसा कहते हैं कि 1952 में जब इनके किसी रिजल्ट से आंध्र प्रदेश के लोग खुश नहीं हुए तो आंध्र प्रदेश के एक लोकप्रिय नेता हुआ करते थे पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु जो थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए। कहते हैं लगभग 56 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और उनकी मौत हो गई। जब इनकी मौत हुई तो आंध्र प्रदेश में हिंसा शुरू हो गई सरकार के विरुद्ध। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि 1952 के इलेक्शन कैंपेन में जब नेहरू जी गए थे आंध्र प्रदेश चुनाव प्रचार करने तो उन पर जूते तक फेंक दिए गए थे लोगों के द्वारा। इस घटना ने नेहरू जी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तब बात आई सामने कि भाई राज्यों को भाषा के आधार पर हमें स्थापित करना चाहिए। ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट बना राज्यों की स्थापना या पुनर्गठन को लेकर के। कहते हैं 1955। वैसे तो मैं आपको अभी बताऊं, एक बार फिर हमसे देख रहे हैं, मैं तो पूरी चीज कवर करके मानूंगा कि कहीं से आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो अपन तो पूरा डिटेल रगड़ेंगे उसको, क्योंकि एक एमपीजी के ही तो सिलेबस का भाग है, बाकी फिर आईसीटी है। आईसीटी तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एमपीजी के आपके लिए ज्यादा है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को करेक्ट कराने में, है ना। वो रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हुए चलेंगे। पहले भी रखा है कि भाई हम 40+ क्वेश्चन आपके फंसा के देंगे, है ना। तो वो देंगे, बस हमारा तो उद्देश्य ये है। तो उसको देखते हैं। 1955 में भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते थे रिटायर्ड, जिनका नाम था सैयद फजल अली। क्या नाम था? सैयद फजल अली। ये सर की उपाधि तो उनको अंग्रेजों ने दी थी, इसको काट दो, इस उपाधि का कोई मतलब नहीं है, रखनी भी नहीं चाहिए किसी के सामने, है ना। ये तो भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ है, सर हटा देना इसमें से, है ना, मत लिखना तुम लोग भी। सैयद फजल अली। सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इसके 2 और सदस्य थे। एक सदस्य थे कवालम माधव पणिकर और दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। यहां आपको उनके नाम दिखाई दे रहे होंगे, ये है KM पणिकर और HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, है ना। ये 3 लोग इसके सदस्य बने। इन 3 लोगों की सदस्यता का ये आयोग जो है फजल अली आयोग के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि फजल अली जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग का काम क्या था? इस आयोग का काम ये, इसको जिम्मेदारी सौंपी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया तुम ये पता लगा के बताओ कि जो भारत है उस भारत में राज्यों का जो गठन करना है, स्टेट्स का जो फॉर्मेशन करना है, वो किस बेस पर किया जाए, किस आधार पर किया जाए। ये लिंग्विस्टिक बेस पर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर हो, आप हमें बताएं। और फजल अली आयोग ने बड़ी मेहनत से साफ काम किया है। कहते हैं 38,000 मील तो ये चले हैं, मतलब लोगों के पास गए हैं ये लोग चल चल के। ऐसा कहते हैं कितना 38,000 माइल्स, लगभग 38,000 मील तो ये चले हैं, लोगों से मिले हैं। 1,52,250 आवेदन जो इनके पास आए एप्लीकेशंस, उनको इन्होंने पढ़ा है, उन पर विचार किया है। 104 अलग अलग जगहों पर गए और उन लोगों से मिले और उन लोगों से पूछा आपकी क्या डिमांड है, आप किस तरह का राज्य चाहते हैं, किस आधार पर बांटना चाहते हैं, और उस आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तब जब इन्होंने 267 पेज की रिपोर्ट तैयार करके भारत की केंद्र सरकार को यानी नेहरू जी को जब सौंपी है, उसमें इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि 16 राज्य बनाए जाएं और 3 केंद्र शासित राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरीज बनाई जाए, संघ शासित राज्य बनाए जाए,
और इन 16 राज्यों की जो रिपोर्ट इन्होंने सौंपी है, जब ये पढ़ी गई है तो केंद्र सरकार ने पहली बार सिर्फ 14 राज्य बनाए। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात मिला करके बनाया गया था उस पर। मध्य प्रदेश उसी में बना, उत्तर प्रदेश उसी में बना है, उड़ीसा उसी में बना है, फिर मद्रास और आंध्र प्रदेश अलग बना है। आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हुआ था, मद्रास तमिलनाडु बन गया था, है ना। और फिर मैसूर बाद में कर्नाटका बना। राज्य जो है वो इसी के अंतर्गत आए हैं, ठीक है। उस समय नॉर्थ ईस्ट पूरा असम ही था, तो वो असम के नाम से ही बना था, बाद में वो सारे राज्यों से अलग होते चले गए, ठीक है। तो ये इतना मेहनत करने के बाद ये तय हुआ और फिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने थे भारत में कुल। उन 14 राज्यों में से एक 14 स्टेट्स में से एक मध्य प्रदेश भी था। अब यहां आपके लिए जो क्वेश्चन है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस आयोग की अनुशंसा से हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट वॉज डन बाई द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, एंड योर आंसर इज फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। फजल अली आयोग कितने सदस्य का आयोग था? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन फजल अली कमीशन? आपका जवाब होगा 3 सदस्य थे। द 3 मेंबर्स वर देयर इन द फजल अली कमीशन। सैयद फजल अली, कवालम माधव पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। सिंपल है, ठीक है। फिर विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, देखो सीपी और बरार, इन सभी को एक कर दिया गया, इंटीग्रेट किया गया, जोड़ दिया गया और उसके साथ मिला करके मध्य प्रदेश बनाया गया। और उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही आता था। 1 नवंबर 2000 को यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश नवंबर 2000, बट on 1st of 1956 the छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इट वॉज। नेक्स्ट, मैप को एक बार देख करके उसको हम तैयार कर लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहां था, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है, अब उसको देख भी लेते हैं। ये वाला जो रीजन आपको दिखाई देता है, बाउंड्री से सेपरेट कर दिया गया है इसमें, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई देता है, ये रीजन है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। कौन सा रीजन है? सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। इनकी राजधानियां लिखते जाइएगा साथ में। ये क्या है? इसकी 2 राजधानियां थी, ग्वालियर शीतकालीन राजधानी, विंटर कैपिटल, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी, समर कैपिटल। याद आया? ये मध्य भारत का क्षेत्र है, सबसे विकसित समृद्ध क्षेत्र। ये जो यहां पर आ रहा है, ये भोपाल स्टेट है। नवाबों की राजधानी हुआ करती थी भोपाल स्टेट। फिर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये विंध्य प्रदेश है, विंध्य स्टेट है, राजधानी रीवा थी। और ये जो सबसे बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये है सीपी एंड बरार। तो ये भी एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में शामिल 4 भागों में या 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से या प्रशासन में कौन सा था? आप कहेंगे सीपी और बरार था, लेकिन सबसे समृद्ध कौन सा था? वो सेंट्रल इंडिया प्रोविंस था। इसकी राजधानी थी नागपुर, जो अब महाराष्ट्र में चली जाती है। उसको सेपरेट किया गया, 8 जिले सेपरेट हुए थे। सीपी और बरार का दक्षिण का क्षेत्र ये पूरा 8 जिलों के साथ अलग कर दिया गया, और जो हमारे पास रह गया वो हमारे पास रह गया। उसमें आपको दिखाई देते हैं बैतूल हो गया, बुरहानपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया, ये जिले अलग हो गए। राइट, चलिए भाई, क्या क्या 8 जिले मैंने बताए सीपी और बरार से, क्या जोड़ तोड़ की गई है? सीपी और बरार से जो चीज अलग हुई है उसको देख लो। यह है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, नागपुर, भंडारा और चांदा। क्या है? अकोला, अमरावती, नागपुर, यवतमाल, चांदा, बुल्ढाना, भंडारा। 8 जिले आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? 8 जिले आपको याद रखने हैं। क्लियर है या नहीं है? बोलो भाई। सिर्फ 8 जिले। क्या? बुल्ढाना, फिर अकोला, फिर भंडारा, फिर अमरावती। एक सेंटेंस में याद हो जाता है बाबा, ठीक है। फिर चांदा, चांदा को लिख लो चांद, है ना। तो नागपुर पहले लिख दो, नागपुर, ये एज इट इज याद करो। फिर लिख देना चांदा, चांदा, है ना। तो
बाबा गए नागपुर, फिर ये आता है वाया बाबा गए चांद लेने, ऐसा लिखो, बाबा गए चांद लेने वाया, इसको कैपिटल में चलाना, वाया नागपुर। इस सेंटेंस में आपको ये सारे याद हो जाएंगे। एक सेंटेंस बस आप याद कर लें, बाबा गए चांद लेने वाया नागपुर। देखो, बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, ये ऊपर जो मैंने वर्ड लिखे हैं वो साइलेंट है, उनको नहीं पढ़ना है ना। बाबा, बुल्ढाना, अकोला, भंडारा, अमरावती, ये 4 जिले खत्म। चांदा 5वां जिला, चांदा, ठीक है। फिर वीए वार्धा महाराष्ट्र में, फिर यवतमाल, ये हटाए गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, यवतमाल, और फिर नागपुर, है ना। 6वां, 7वां और 8वां, 8 जिले अलग हो गए। अकोला, भंडारा, अमरावती, चांदा, यवतमाल, वार्धा और नागपुर, ये 8 जिले हो गए अलग। बाबा गए नागपुर, बाबा गए चांद लेने वाया नागपुर। क्लियर है या नहीं है? दैट इज सिंपल। तो आप ऐसे याद रख लेना, कौन से 8 जिले अलग किए गए, हटाए गए, ये 8 जिले अलग किए गए, हटाए गए। फिर अगला आता है राजस्थान का जो कोटा जिला है, उस कोटा जिले में एक तहसील उस समय आती थी सिरोंज, इसे मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल किया गया था। मतलब ये हमने राजस्थान से ले ली है, तो ले लिया तो राजस्थान को कुछ देना भी पड़ेगा, तो दिया क्या, एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज ये हुआ है, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भानपुर नाम की एक तहसील है, उसमें एक गांव था सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया, बोले ले ये तू ले जा। तो सुनेल टप्पा गांव जो था वो राजस्थान को देके उनसे तहसील ले ली। बताओ, गांव देके तहसील ले ली, फायदे का सौदा किया मध्य प्रदेश ने। ये जोड़ दिया गया और घटा दिया गया, ठीक है। एक हटाकर एक ले लिया और इसमें 8 के 8 दे दिए, बाकी पूरा ले लिया, 8 चीजें हटा करके। और बाकी विंध्य स्टेट देखा जाए, मध्य भारत, ग्वालियर और इंदौर वाला रीजन और ये रीवा वाला रीजन और भोपाल, ये पूरे के पूरे एज इट इज मध्य प्रदेश में रखे गए। तो विंध्य स्टेट मतलब वो क्षेत्र, मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो बिना किसी परिवर्तन के मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, विंध्य स्टेट है, मध्य भारत है और भोपाल है। परिवर्तन किसमें हुआ, सीपी और बरार में 8 जिले अलग हुए, बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वार्धा, चांदा, यवतमाल और नागपुर, ये 8 जिले अलग कर दिए गए। याद कर लो, अभी के अभी खत्म करो उन सब चीजों को। मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव राजस्थान को देकर के राजस्थान के कोटा से सिरोंज तहसील विदिशा में ले ली। दिस इज द डिफरेंस, देख लीजिए आप, क्या हटाया क्या जोड़ दिया, जो हटाया वो अलग, जोड़ दिया वो अलग, ठीक। अब ऐसा करके मध्य प्रदेश गठित हुआ था। राजधानी बनी भोपाल, हालांकि उस समय भोपाल जिला नहीं था, भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील थी, बाद में भोपाल जिला बना। सीहोर वाला अगर कोई इस वीडियो को देखे या क्लास में बैठा हो, उसको बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा, खुश हो लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कुल जिले उस समय पर जब मध्य प्रदेश गठित हुआ तो 43 थे, 43 डिस्ट्रिक्ट थे, और मुख्यमंत्री बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ल। मुख्यमंत्री बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ल। अब खेल शुरू हुआ जिलों की जोड़ तोड़ का, कि किस तरीके से जिले जोड़े गए, किस तरीके से जिले तोड़े गए। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन होने के बाद मध्य प्रदेश में जो 43 जिले बने हैं, उन 43 जिलों के साथ साथ ये भी ध्यान रखें 9 संभाग भी बने। कितने संभाग, 9 संभाग। तो 1956 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले हैं, 9 संभाग है। 1972 में पहला परिवर्तन आया जब भोपाल और राजनांदगांव 2 अन्य जिले बने, और अब जिले 43 से बढ़कर हो गए 45, 43+2, भोपाल और राजनांदगांव। हालांकि बाद में राजनांदगांव जो है वो छत्तीसगढ़ चला गया है। क्लियर है। फिर इसी में बीच में 1980 में एक परिवर्तन आया है, इसको ध्यान रखना है, यहां से मैं यहां आ जाऊंगा। वो क्या है, चंबल और बस्तर। चंबल और बस्तर ये 2 नए संभाग बनाए गए। इनमें बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ में चला गया। ये संभाग यानी कि डिवीजन बनाए गए। क्या बनाए गए, डिवीजन बनाए गए, संभाग बनाए गए, ठीक है। फिर भैया 1998 में 2 जिला पुनर्गठन समिति बनाई गई या आयोग बनाई गई। पहला 25 मई को अपनी रिपोर्ट देता है जिसका नाम है बीपी दुबे समिति, और दूसरा 30 जून को लगभग 1 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देता है जिसका नाम है सिंहदेव समिति।
इन दोनों समितियों की अनुशंसा पर 16 नए जिले बने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 16 नए जिले बने, 10 जिले बीपी दुबे की अनुशंसा से बने, जिनमें 4 मध्य प्रदेश में रह गए, 6 छत्तीसगढ़ में चले गए थे, और 6 जिले सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर बने थे, जो मध्य प्रदेश में आ गए थे। और अब स्थिति ऐसी हो गई कि 45 में और 16 जोड़ दिए गए, तो 45 में 16 जोड़ करके जो टोटल जिले बने वो 61 हो गए थे, टोटल मिलाकर के देखो आप 45 10 55 6 61 जिले हो गए, है ना। और 2000 में 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा मध्य प्रदेश का जो था, साउथ ईस्टर्न पार्ट, उसे काटा गया। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनाया गया। 26 में आपको पहले भी बता चुका हूं लेक्चर की शुरुआत में कि कौन से नंबर का स्टेट बना था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के 26वां राज्य बना था, इस बात का ध्यान रखना। 26वां राज्य, 16 जिले अलग किए गए थे और 2 संभाग अलग किए गए थे। संभाग कितने हो गए देखो, 2 और जुड़ गए तो संभाग 9 थे, 2 और जुड़ गए तो 11 हो गए थे, और जिले अब 61 है। तो देखो इस समय पर 1998 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, 1998 से 2000 तक, 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने तक 16 तो जिले थे और 11 संभाग डिवीजन थे, याद करो। इसमें से 16 जिले लिख रहा हूं यार मैं, 16 जिले नहीं थे, 61 जिले थे और 11 डिवीजन संभाग थे, है ना। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें एक चेंज ऐसे लाना है, 61 में से 16 जिले अलग हो गए, उसमें से 2 संभाग अलग हो गए। याद करने के लिए कैसे याद करोगे, सुन लो, 61 को तो उलट दो, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दो, डिजिट्स में 16 हो गए, ये अलग कर दो, और डिवीजन में जोड़ दो, 1 + 1 दोनों को जोड़ दो डिजिट्स को, तो 2 संभाग, ये याद हो जाएगा अपने आप, वो छत्तीसगढ़ में चले गए। अब मध्य प्रदेश में बचा क्या, अब मध्य प्रदेश में बचे वापस से 45 तो डिस्ट्रिक्ट बचे, 45 जिले बचे और 9 ही संभाग बचे, 9 डिवीजन बचे। बाद में शेड्यूल को जब संभाग बनाया गया था 2008 में, तो फिर 10 डिवीजन हो गए, तो अब मध्य प्रदेश में फिर से 10 डिवीजन है ना। ये हो गया भैया काम। इसमें एक क्वेश्चन है, सुनो, अब इस समय राजनीति से प्रश्न है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया, संभवतः ये पूछ लिया जाए, ऐसे ही मेरे दिमाग में, मैंने सोचा आप लोगों को भी ये जानना चाहिए। बहुत लोगों को शायद पता होगा, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं रखते होंगे तो शायद नहीं पता होगा। बोलो भाई, मध्य प्रदेश का जब पार्टीशन हो रहा है, देखो छत्तीसगढ़ अलग हो रहा है, देखो छत्तीसगढ़ अलग हो रहा है, तो 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश विभाजित हुआ छत्तीसगढ़ में, उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, यहां तक कहीं नहीं पूछा गया। इनकेस वाली बात है, तो ऐसे क्वेश्चंस पर भी नजर दौड़ानी बहुत जरूरी रहेगी, है ना। देखो भैया, बाबू भैया तुमसे पूछ रहा है, राजू मध्य प्रदेश का पार्टीशन के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था रे बाबा, बताओ रे बाबा, क्या बताओगे, बताओ भाई कोई कौन था मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? दिग्गी राजा थे, दिग्गी राजा। दिग्गी राजा कौन थे? दिग्विजय सिंह। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बदनाम मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिसे किसी ने पसंद नहीं किया, आज की डेट में तो खैर कोई नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश के लिए दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यानी ये विभाजन दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुआ या कार्यकाल में हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट, फिर कहानी सामने आती, कानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर जिले बन गए। 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली, 2013 में आगर मालवा आया, 2018 में निवाड़ी 52वां जिला बना, और आज भी मऊगंज, पांडुरना और महियर के जिला बनने के बाद भी सारे 55 जिलों में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यही है। कौन? निवाड़ी। मऊगंज, पांडुरना और महियर 2023 में जिले बने हैं, और इस तरह से 2023 में जाते जाते हमारे पूज्य मामा जी शिवराज सिंह चौहान क्या कर गए? मध्य प्रदेश को 55 जिले दिए गए। बोले कुछ तो तूफानी करके जाऊं जाते जाते, तो उन्होंने कुछ तूफानी किया और मध्य प्रदेश को 55 जिले दे गए भैया, 55 जिले, है ना। इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं, जो पहले पढ़ चुके होंगे वो लोग पढ़ ही चुके होंगे, जो नहीं पढ़ चुके होंगे उनके लिए मैं बता देता हूं। 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023, एक सिमेट्री देखी, सब में 5 साल का अंतर। देख लो भैया, झूठ थोड़ी बोल, सांच को आंच है, एज इट इज। 98 से आगे चलो 2003, देखो 5 साल बढ़ गए, 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 हर 5 साल में मध्य प्रदेश ने जिले बनाए, एंड द रिकॉर्ड हैज बीन मेंटेन्ड कंप्लीटली, हर 5 साल में
तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। 1998 सिंहदेव समिति और बीपी दुबे समिति, बीपी दुबे 25 मई 1998 में रिपोर्ट देती है, सिंहदेव समिति 30 जून 1998 में रिपोर्ट देती है और जिले में जाते हैं। इनके जिले बनने के बाद 5-5 साल जोड़ते जाओ, सारे साल याद हो जाएंगे, हाँ या ना। अब 98 में हुआ क्या है, इसको एक कहानी से याद रखते हैं। 1998 में जो बच्चे थे वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्नाइज होने लग गए थे, और जो लड़के थे घरों में, पुत्र संतानें, वो अपने माता पिता बूढ़े हो गए थे, उनको घर से बाहर निकालने लगे, चलो भागो यहां से, तुम बूढ़ा बुढ़ियों का यहां कोई काम नहीं है हमारे बीच में, तो उनको भगा देने लग गए थे। तो बूढ़ा बुढ़िया बेचारे परेशान, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो कहने लगे भैया घर से ही निकाल दिया हमें, हम तो क्या ही करें। तो उन्होंने कहा भैया अब तो बड़ी नीच कटनी है पक्की उमरिया, उन्होंने कहा बड़ी नीच कटनी है भैया पक्की उमरिया, उम्र पक गई है, अब कैसे कटेगी, घर से बाहर निकाल दिया, तो बड़ी नीच कटनी है पक्की उमरिया। देखो, बड़वानी, डिंडोरी, नीमच, कटनी, हरदा और उमरिया, बड़वानी, डिंडोरी, नीमच, कटनी, हरदा और उमरिया, है से हरदा, ये ध्यान रखना क्या है, बड़वानी, डिंडोरी, डी से, बा से बड़वानी, डी से डिंडोरी, नीचे नीमच, कटनी, हरदा और उमरिया, ठीक। फिर उन्होंने क्या बोला, बोले ये जो बाहर निकालने वाले जो लोग थे वो 2 बेटे थे घर के, वो जो बाहर निकाल देते थे, बेटियों ने नहीं निकाला बेटा, बेटों ने निकाला, बेटियों ने क्या है निकलवाया है, वो तो दूसरे के घर जाके निकलवाती है ना, बोले हटाओ बुड्ढा बुड्ढी को, तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो तो निकलवाती थी, बेटे निकालते थे। तो बेटियों का नाम नहीं है, बेटों का नाम है। 2 बुराइयां थी समाज की जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालती थी, बुराइयां अशोक और अनूप, क्या है, बुराइयां थी अशोक और अनूप, बुराइयां बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, क्लियर है, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ठीक है, ये 3 जिले आ गए। फिर 2008 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात पहुंची, बहुत सारे लोग गए, बोले सर ऐसे तो माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं लोग, क्या किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया है कि जो भी संतान अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखेगी, घर से बाहर निकाल देगी, उसका उसकी पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये लेने पहुंच गए सबको, अरे चलो चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो, ऐसे नहीं, बाहर नहीं रहते, बाहर नहीं रहते, चलो चलो घर चलो। अब ये बूढ़े लोग बोल रहे हैं चलो भाई ये अच्छा हुआ, अब जैसे तैसे करके हमारा राज रोलिंग पर आ गया। तो राज रोलिंग पर आ गया, किसने कहा, बूढ़े लोगों ने कहा राज रोलिंग पर आ गया। राज यानी अलीराजपुर, रोलिंग यानी कि सिंगरौली, सिंगरौली सीधे से अलग हुआ था, अलीराजपुर झाबुआ से है ना, अलीराजपुर और सिंगरौली, ये 2008 में आ गया, ठीक है। फिर 2013 में आया आगर मालवा, आगर मालवा, क्या आया, आगर मालवा, है ना। और फिर 2018 में आपको निवाड़ी मिला, क्या मिला, निवाड़ी मिला। और फिर 2023 में आपको मिल गया मऊगंज, मऊगंज, है ना। और फिर पांडुरना, पांडुरना और मैहर, अनाउंसमेंट के क्रम में लिखा, सबसे पहले मऊगंज का अनाउंसमेंट हुआ, फिर पांडुरना का, फिर मैहर का, सतना से अलग ना। पांडुरना छिंदवाड़ा में से निकला है और मऊगंज आपका रीवा में से निकला है, ये ध्यान रखना है ना। तो इसको भी, अब देखो इसको भी याद करना है, तो ऐसा कुछ सेंटेंस बना सकते हैं कि भैया अब अगर, तो अगर को आगे लिख दो, जैसे आगे, आगे, है ना, आगे निवारण पाप का करना है, तो पाप का करने के लिए, करने के लिए मौत से पहले मैहर चलो, मैहर वाली माता के दर्शन करके आओ, तो तुम्हारा निवारण हो जाएगा। तो आगे मतलब अगर, निवारण यानी निवाड़ी, पाप पांडुरना, मौत यानी मऊगंज, MAU, है ना, और मैहर, ऐसे आ जाएंगे जी पांचों के पांचों, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब सब मिलाकर के आज वर्तमान स्थिति क्या है, टोटल 55 जिलों की, 55 डिस्ट्रिक्ट्स की हो गई है। वो आपके ऊपर है कि आप ऐसे याद करना चाहते हैं, डायरेक्टली याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, जिन सर्च स्थितियों ने मुझे सहायता दी है वो मैं आपको सहायता के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये स्थिति हमारी बनी है। एक बार हम इसको मैप में देख लेंगे, सारे 55 जिले ये मैप में हम देख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, अगर आप इसको भेजी गई PDF से लेना चाहें देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं
संपर्क कर लीजिएगा, भेज देंगे लेक्चर पीडीएफ, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है, आप बिंदास हमसे पूछिए, हमें बताइए, कोई मतलब दिक्कत वाली कोई वैसी बात नहीं है ना। अब यहाँ पर आपको सारे 10 संभाग बताए गए हैं, 55 जिले बताए गए हैं, अपडेटेड मैप है। आपका देखो पांडुरना शामिल किया गया है, मऊगंज शामिल कर लिया गया है, ये शामिल कर लिया, जिले पूरे याद करने और याद करके भैया मैप में आपको बनाने हैं, बिना देखे, इस बात को ध्यान रखना, बिना देखे पूरे जिले याद होने चाहिए 55 के 55, और लोकेशन वाइज की किसी ने आपको मैप में पूछ लिया बिना ब्लैंक मैप में कहाँ आएगा तो आप बता सकते हैं तब तो मैं मानता हूं कि आप मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, वरना नहीं पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। चलिए भाई, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, आराम से जैसे देखना है, स्पीड बढ़ा के देखनी है, देखिए मैंने स्लो ही बोला है, वैसे अमूमन में ज्यादा तेज जल्दी जल्दी बोलता हूं, लेकिन आज इसलिए मैंने बोला कि ऑनलाइन में कुछ बच्चों की शिकायत थी, बोले सर 2 हम देख नहीं पाते आपकी, तो आप देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं 3 में भी, अब तो यूट्यूब में 3 में भी दे दिया, अगर आपने प्रीमियम लिया होगा तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, उसका पूरा परिचय और उसका गठन फॉर्मेशन तक है। इसके बाद हम इसके भूगोल पर जाएंगे, इसके राज्य प्रतीक अधिनियम को पढ़ते उसके प्रतीकों को देखेंगे पहले, और उसके बाद फिर भूगोल पर जाएंगे, जिसे हम खत्म करेंगे, और इस तरीके से हम लगभग 6 हफ्तों के आसपास में हम इस पूरे सिलेबस को आपके खत्म करेंगे। ठीक है, जो चीजें बताई हैं उनको आप अच्छे से पूरी कीजिएगा, पढ़ते रहिए। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में अगले भाग के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।